अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया बोल है। आज खुसूसी दिन है, खुसूसी ट्रांसमिशन में 23 मार्च यौम पाकिस्तान यानी कि 23 मार्च तकरीबन नाज़रीन 84 साल पहले आज ही के रोज़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह की मुदब्बराना लीडरशिप और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इनकलाबी अफकार से मुज़य्यन तहरीक पाकिस्तान ने अपने नुक्ता उरूज को पहुँची और एक बाशऊर और ज़िंदा दिल कौम ने ग़ुलामी से छुटकारे का अहद किया और फिर चंद ही साल में यह अहद क़याम पाकिस्तान की सूरत में तकमील को पहुँचा। ये सफ़र नशेब व फराज की एक मुतहय्यर दास्तान है। इमाद, तंजीम और यकीन महकम के सुनहरी नस्बुलैन से इस नौज़ायदा रियासत को संगे बुनियाद तो रख दिया गया, लेकिन इसके बाद इस मुआशरे में हर फ़र्द की जो नशोनुमा मकसूद थी और इस ममलिकत खुदादाद ने उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई का जो फरीज़ा सर अंजाम देना था, उस ख्वाब की ताबीर अब भी बाकी है। तो आज यौम पाकिस्तान के मौके पर हमने असलाफ़ की ताबिंदा रिवायात के तसलसल का अहद करना है। बिल्कुल, लेकिन ये मुमकिन कैसे है? इस सिलसिले में बतौर फ़र्द हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? रियासत ने तो हमें पहचान दी, लेकिन इसके बदले हमें पाकिस्तान को क्या देना है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, लेजेंड्स हैं, हीरोज़ हैं, उस्ताद हैं, जो इस सिलसिले में हमारे लिए मशअल राह हैं। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब इंडस अस्पताल के रूह रवां हैं, जो खिदमत के शोबे में अपनी मिसाल आप हैं, और उनके साथ साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर वसीम काजी साहब, जो कि उस्ताद हैं और कई तालीमी इदारों में सरबराही के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। इन दोनों से आज हम लोग बात करेंगे। तो जनाब, आज बहुत एक साल गुजरे, लेकिन ये तकरीबात का सिलसिला तो जारी रहता है, लेकिन असल मामला ये ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान जिस मकसद के लिए जद्दोजहद और उसके बाद हुसूल के बाद आज जहाँ खड़ा है, और हम लोग बहैसियत कौम मनहसल कौम वहाँ हैं जहाँ शायद आज नहीं हैं। हम इर्द गिर्द मौजूद जितने भी इस खित्ते के ममालिक हैं और हमसे बाद आज़ाद होने वाले ममालिक हैं, वो कहाँ पर हैं, इस पे हम आज बात करेंगे। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब मौजूद हैं, हिलाल इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़, उनकी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनको माजी में दिए गए, और अब भी इंडस हॉस्पिटल एक ऐसा इदारा है जो रियासत के काम है वो रियासत के बाशिंदे वो कर रहे हैं, तो उनमें डॉक्टर बारी साहब का भी बड़ा नाम है। डॉक्टर साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। डॉक्टर वसीम काजी साहब, आप क्योंकि उस्ताद हैं तो असातिज़ा का बड़ा एक रोल है, और किस तरह से कौम बन रही है और कौम कहाँ जा रही है, इस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर बारी साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, आज 23 मार्च में जब हम याद करते हैं, कहते हैं कि अहद ऐसा तजदीद अहद का दिन होता है, लेकिन वो हम अहद तो करते हैं, वो अहद की पासदारी कहीं नज़र नहीं आती। कायद का पाकिस्तान, इकबाल का ख्वाब और आज का पाकिस्तान, हम कहाँ हैं इस साथ में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फॉर्चुनेट भी हैं कुछ चीज़ों के अंदर। मायूसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इंशाअल्लाह। और मैं हमेशा जो आजकल के हालात हैं, डेफिनेटली आज बहुत ही एक नाजुक दौर से मुल्क गुजर रहा है। उसमें मैं बहुत सारे हमारे अच्छी चीज़ें हैं, उसको ज़रा उजागर करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि जैसे मैं जिस इदारे से हूँ, इंडस हॉस्पिटल के ऊपर, वो एक पॉजिटिव नोट है, और वो मुमकिन हुआ सिर्फ हमारी कौम की वजह से। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानी होने के ऊपर, इसलिए कि क्राइसिस में इससे बेहतर कौम कोई भी नहीं है। चाहे वो 2005 का ज़लज़ला हो, 2010-11 का सैलाब हो, या कोविड हो। कोविड में जिस तरीके से इसको हमने रिएक्ट किया, उसको दुनिया ने माना। अब बस मैं हमेशा दुआ ये करता हूँ कि आम हालात में भी वैसे ही हो जाए। क्राइसिस में कौम बन जाती है, फौरन कौम बन जाती है। तो बस वो कौम बनना आम हालात में भी बनने की जरूरत है। आज रहमी तो है ना हम लोगों के दिलों में, यही वजह है कि इस तरह के मौक़ों पे कौम बन जाती है। लेकिन चूंकि मुदस्सिर ने एक तकाबुल किया कि कायद का वो पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान, हम कहाँ खड़े हैं। आपने कहा बड़े नाजुक दौर से गुजरे हैं। काजी साहब, इस नाजुक दौर से गुजरने की वजह से आज का वो पाकिस्तान जो कायद ने जिस नज़रिए से बनाया था, पता नहीं शायद वो नज़रिया कहीं खो गया है। आजकल तो नौजवान पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, क्यों? देखिए, हमें जो है, जैसे बारी साहब ने कहा कि मस्बत पहलुओं की तरफ जो है वो नज़र रखनी चाहिए। ये बिल्कुल सही और सही रवैया है, लेकिन थोड़ा सा इसका एक तारीख़ी पस मंज़र और माशरती सतह पे इसका अहाता भी करना चाहिए कि हम एक्चुअली कहाँ जा रहे थे और कहाँ पहुँच गए हैं और कहाँ जाना चाहिए। अगर आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तान का नाम
एक जोग्राफियाई हद तक तो एक्सेप्टेबल हुआ है दुनिया की सतह पे, लेकिन क्या पाकिस्तान का नाम एक माशरे की सतह पे, एक कौम की सतह पे और उन कौम की सतह पे जिनकी कुछ सिफात होती हैं उस सतह पे क्या दुनिया में पहचाना जाता है या नहीं पहचाना जाता? ये एक बुनियादी बात है। बारी साहब ने बिल्कुल सही बात की कि पाकिस्तान का नाम जब जब कोई भी मुसीबत आती है, और तुमने भी बिल्कुल सही कहा कि सिला रहमी का हमारे अंदर एक जज्बा मौजूद है, तो पाकिस्तानी कौम जो है वो मुतहद हो जाती है और एक कौम की सूरत में नज़र भी आती है। असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जो तसलसल है हमारे रवैयों के अंदर और जो माशरती और माशी तौर पे हमें अपने आप को एक इस्तेकाम देने की ज़रूरत है, वो कहीं पर मिसिंग है। सही। और वो मिसिंग इस वजह से कि हमारे जो इदारे हैं, ख्वाह वो तालीमी इदारे हों, ख्वाह वो माशरे के इदारे हों, ख्वाह वो रियासती इदारे हों, ख्वाह वो इंडस्ट्रियल सनती इदारे हों, उनके दरमियान कोई मरबूत हिकमत अमली मौजूद नहीं है। और वो मरबूत हिकमत अमली ना होने की वजह से हम उस मकाम पे, जिस मकाम पे हमें जाना चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। अपने दायरों में ही अपने दायरे कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, बारी साहब ने बिल्कुल सही बात की कि हमारा सबसे खुशाइन पहलू ये है कि हमारे पास 60% नौजवान हैं। सबसे बड़ा एसेट है किसी भी दुनिया। बिल्कुल जज्बा है, जैसे भी आपने बताया कि इतना बड़ा जज्बा है कि इंडस की सूरत में एक अस्पताल मौजूद है, इतना बड़ा जज्बा है कि लाखों करोड़ों लोग सड़क पे खाना खिलाने खड़े हुए हैं। लेकिन वो जज्बा को सिमत इंडस ने तो दे दी, लेकिन जो लाखों करोड़ों लोग सड़क पे खाना खा रहे हैं, उन पैसों से हम उनके लिए क्यों नहीं एक वोकेशनल और टेक्निकल काम शुरू कर सकते? तो जो सिमत का तयन जो आज से कर क्यों नहीं पाए, वजह इसलिए इसकी वजह यह है कि सिमत का तयन जो आज से पहले अल्लामा इकबाल ने या सर सैयद ने किया था, हमारे यहाँ से अल्लामा इकबाल और सर सैयद गायब हो गए। हमारे यहाँ से जो किरदार साजी का काम तालीमी इदारों को करना था, वो गायब हो गया। हमने तालीमी इदारों को भी एक डिमांड लेड एजुकेशन की बुनियाद पर की भेड़ चाल में शिकार कर दिया। आज हमारा स्कूल देखें, आज हमारा उसके अंदर हर किस्म की सहूलियात आपको नजर आएंगी, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, लेकिन वो जो रवैया है, जो कौम के मेहमान होने का रवैया है, जो कि उस्तादों में पाया जाता है, वो समहाव कहीं ना कहीं। डॉक्टर साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि ईंट गारा भी मौजूद है, लेकिन उस ईंट गारे को इमारत बनाने का जो मामला है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वो आ रही है। तो डॉक्टर बारी, ये हम देखते हैं, आप जिस दौर में आपने मेडिकल यूनिवर्सिटी में थे, डाव में, वहाँ से लेकर इंडस का बनना, और अभी तो हम देखते हैं कि बड़ी शाना किस्म की एक इमारत बन रही है। ये 7 मुस्बत पहलू में, लेकिन ये 7 एक जगह कोई चीज़ होती है तो वो 7 आ जाते हैं। वही मैंने बात की कि ईंट और गारा तो इमारत बन रही है, ये कौम की इमारत बनने में मसाइल कहाँ पर आ रहे हैं कि एक अगर हॉस्पिटल बनाने के लिए तय, बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ क्या मसला होता है? देखिए, मसला वो जो अपने भाई साहब ने भी बहुत मजबूत तरीके से चीज़ें बताई हैं, लेकिन हमने एक मुहावरा भी है ना कि तालीम और तरबियत। तालीम और तरबियत, तालीम तो अचीव कर ली, तालीम के हम बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं, ज़बरदस्त, हर किस्म की PhDs भी निकल आए हैं, लेकिन है जो मिसिंग वाला रहा, तरबियत वाला मामला रहा। सही। हमारा जब तरबियत वाला मामला रहा तो हम लोगों को तैयार नहीं कर सके और वो यहाँ नहीं पहुँच सके आज तक। हमारे ज़माने के जो टीचर्स थे, उस ज़माने के टीचर्स के और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। मैं अपने जब स्टूडेंट्स के पास जाता हूँ, आज बात करता हूँ, तो जब मैं क्लास 1 से क्लास 2 में आया तो मैं फर्स्ट आया। जब क्लास 2 में जब पहले दिन था तो मेरी क्लास टीचर ने मुझे कहा कि कल अपनी अम्मी को लेके आना। अच्छा, पहले दिन किसी बच्चे को अगर ये कह दिया जाए तो पहले खौफ होता, मैंने ऐसी क्या शरारत कर दी। तो दूसरे दिन मैं अपनी वालदा को लेके पहुंचा तो मेरी टीचर ने मेरी वालदा से कहा कि आपका बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में अच्छा है, इसमें एक मसला है। अच्छा, वो मसला क्या था कि मैं अपनी हाइट में अपनी क्लास में सबसे बड़ा लगता था। अच्छा। तो कहने लगे ये क्लास में बड़ा लगता है, मैं इसको छुट्टियों में तैयारी कराऊंगी, इसको डबल प्रमोशन दिलाना है। अच्छा। और छुट्टियों के बाद मैं क्लास 3 में आ गया। सही। तो 1 साल मैंने ज़िंदगी का जंप किया। हाँ, और प्रोफेशनल लाइफ में 1 साल ज़्यादा मिल गया। जब मैं क्लास 6 में था, मॉनिटर था, फर्स्ट आता था, तो एक दिन मेरी क्लास टीचर ने मुझे कहा कि ये ब्रेक में मुझसे ज़रा मिलना आके स्टाफ रूम में।
मैं चला गया, रास्ते में सोच रहा था कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मामला होगा, कुछ बात करने को। मैं जब से बैठा तो मुझसे कहते हैं कि व्हाट यू वांट टू बी। मैंने कहा आई वांट टू बी अ डॉक्टर। अच्छा, व्हाई? मैंने कहा आई वांट टू सर्व द ह्यूमैनिटी। ऐसे नहीं बनोगे। तो मुझे झटका लगा कि ऐसे क्यों नहीं बनूंगा। तो टीचर ने मुझे कहा कि मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम क्लास में बातें बहुत कर रहे हो। और उन्होंने मेरा रिकॉर्ड निकाल दिया और मुझे बोला अगस्त में तुम फर्स्ट आए थे, योर परसेंटेज वाज 95%। सितंबर में यू वर फर्स्ट, योर परसेंटेज वाज 92%। अक्टूबर में यू वर फर्स्ट, योर परसेंटेज वाज 89%। नवंबर में यू विल नॉट बी फर्स्ट, आई डोंट नो अबाउट योर परसेंटेज। अच्छा, वो उस लम्हे में मतलब मैं शर्मिंदगी उस लम्हे के जैसे ज़मीन फटे मैं उसमें चले जाऊँ। मेरी बमुश्किल मेरे मुंह से निकला कि मैम अगले महीने मतलब आपको शिकायत नहीं होगी। अगले महीने आई वॉज फर्स्ट 97%। और फिर उसके बाद वो क्लास टीचर चली गई, शादी हो गई, थैंक्स टू सोशल मीडिया। 50 साल बाद मैंने उनको ढूंढा। अच्छा, यहाँ पर फ्लोरिडा में थी, उनको मैंने कॉल किया। मैंने कहा मैम मैं बारी बात कर रहा हूँ। कहते डॉक्टर बारी? यस। उसके 6 माह बाद आई वो पाकिस्तान। मैं उनको रिसीव करने गया एड्रेस के दरवाजे पे। तो दूर से जब आ रही थी आई कुड सी द ग्लो ऑन हर फेस, आंखों में उनके आंसू थे। और मैं नज़दीक पहुँची और मेरा माथा चूमा और उन्होंने कहा कि बारी यू मेड मी प्राउड। वाह, ऐसे टीचर्स थे। ऐसे टीचर्स कमज़ोर बच्चे होते थे तो उनको छुट्टी के बाद बिठा के एक्स्ट्रा टाइम देते थे। सही। आज एक अलग क्लास बना दी जाती है जहाँ पर कमज़ोर बच्चे बैठते हैं। ऐसा नहीं और होता। सारी तवज्जो होती है जो ऑलरेडी शाइनिंग बच्चे ना हाँ। वो। और फिर जो है ना वालिदैन भी जो है ना कि वो तरबियत घर से शुरू होती है और फिर वहाँ पहुँचती है। अब हम समझते हैं कि स्कूल भेज दिया वो तरबियत करके दे देगा। आपके माँ बाप सब लोग बिजी हैं लेकिन दोनों। बारी साहब, अब ये आपने बिल्कुल सही बात की कि माँ बाप बिजी हैं। वो आई थिंक सो बस एक ATM मशीन बने हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तरबियत हो रही है, कौन कर रहा है, किस तरह की। मेट्स पे आमतौर पर बच्चों को छोड़ा होता है। अभी जैसा कि आपने काजी साहब बात की थी कि सर सैयद भी नहीं है, अल्लामा इकबाल भी नहीं है, कायदे आज़म भी नहीं है, वो शख्सियात चली गई ना, तो इमारत बनवाए कौन? क्या वजह है कि हमारे यहाँ क्या ब्रेन्स की कमी है? एक से एक दिमाग मौजूद है, लेकिन क्या हमारी नीयत नहीं है, हमारी विल नहीं है, हम करना नहीं चाहते? कर सब कुछ सकते हैं, ये वो बातें नहीं है काजी साहब जो कि इम्पॉसिबल है, दुनिया में हो रही है। बिल्कुल सही। वही दिमाग है ना उनके। देखो, सर सैयद था और सर सैयद ने अपनी सोच को एक इदारे की सूरत में जन्म दे दी। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अफराद की सतह पर बारी साहब जैसे लोग मौजूद हैं, लेकिन कितने बारी साहब हैं जिन्होंने इदारे की सतह पे काम करना शुरू किया। तो जो सोच होती है उसको जब तक आप सिमत नहीं देते इदारे की सूरत में, आप कोई भी किसी किस्म का तसलसल बरकरार नहीं रख सकते और कोई भी इस्तेकाम बरकरार नहीं रख सकते। ये एक बुनियादी मसला है हमारा। देखो, आज हमारे कई मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला यह है कि हम इंतशार का शिकार हैं। सबसे बड़ा मसला यह है कि हम माशी सतह पर बहुत ही एक इन्हतात का शिकार हैं। हम माशरती इक़दार की सतह पर भी बड़े इन्हतात का शिकार हैं। लेकिन हमें जो चीज़ जोड़ती है वो हमेशा की तरह हालात जोड़ते हैं, मुश्किल हालात जोड़ते हैं। तो इससे ज़्यादा नाजुक वक्त कभी भी पाकिस्तान पे नहीं रहा जो अभी मौजूद है। अब आप ये देखिए, अगर अपने तालीमी इदारों में भी जाएँ तो आपके तालीमी इदारों में सनद तो मिल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके लवाजमात होते हैं जो कि इंटेंजिबल करिकुलम की बुनियाद पे हमें मिलते थे, जैसे बारी साहब को मिले। डॉक्टर साहब क्यों नहीं है? वो आप खुद एक इदारे से वाबस्ता हैं और एक बल्कि नई एक यूनिवर्सिटी उसको आप हेड भी कर रहे हैं, उससे पहले मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को आप हेड करते रहे। वजह क्या है, कहाँ गैप है कि पाकिस्तान बना था तो यूनिवर्सिटीज़ की तादाद जो है वो क्या थी और आज उससे मल्टीप्लाई 100 टाइम्स हुई हैं, तो आज भी हम वो देखो, ये एक इकोसिस्टम है जो डेवलप करने की ज़रूरत होती है। पहली बात तो ये समझो कि यूनिवर्सिटी तनहा कुछ नहीं कर सकती। यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं कॉलेजेस, कॉलेजेस के साथ जुड़े हुए हैं स्कूल, और एक ये इनके दरमियान एक हार्मनी पाई जानी चाहिए। इनके दरमियान जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो मिसिंग है। यानी स्कूल से कॉलेज की ट्रांजिशन बिल्कुल ही अजीब व गरीब किस्म की है और कॉलेज से यूनिवर्सिटी की ट्रांजिशन बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म की है। तो अगर हम ये समझें कि आखिरी 18 साल के बाद हम बच्चे को तब्दील कर देंगे तो कोई मुआवजा होगा। ये जैसे बारी साहब ने कहा, जैसे तुम कह रही हो बेटा, जैसे आप कह रहे हो कि ये एक ट्रायंगल है उस्ताद का, माँ बाप का और तालीमी इदारे का। इसके बगैर बच्चे के अंदर कोई तरबियत मुमकिन नहीं हो सकती है, पहली बात।
दूसरी बात इसकी ना होने की है कि इकोसिस्टम के अंदर तालीमी इदारों के साथ जुड़ी नहीं है आपकी सनतें, तालीमी इदारों के साथ जुड़ा हुआ है आपका माशरा, तालीमी इदारों के साथ जुड़ा हुआ है आपके ख़ानदान। लेकिन आप ये देखिए, आपकी वालदा दूसरे दिन आपके साथ चली गई। आज कितनी वालदाएं हैं जो माशी प्रॉब्लम्स की वजह से अपने बच्चों के स्कूल नहीं जा पाती हैं। ऐसे हार्ड रियलिटी है, ये हार्श फैक्ट है कि आज दोनों माँ बाप अगर काम ना करें तो शायद उनका बच्चा भी उसी तरीके से मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाए जिस तरह से आज पाकिस्तान के अंदर मेल न्यूट्रिशन के अंदर बच्चे शिकार हैं मौजूद। सही बात। आज उनका बच्चा भी स्कूल ना जा पाए जिस तरह से 2,40,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर मौजूद है पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो ये सारे के सारे जो है हमारे अहदाफ जो है, ये सारे के सारे हमारे गोल्स भी मुतय्यन करते हैं। जो बात बड़ी जिम्मेदारी फिर इसका मतलब ये है, रियासत की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है ना। रियासत तो हमेशा माँ होती है, तो माएँ घर को फिर चला रही होती हैं, तो पूरे इस मुल्क को चलाने में जो हुकूमती रियासती एक जिम्मेदारी है वो मिसिंग। फिर इसका मतलब सबसे ज़्यादा नीचे तो देखें, यूनिवर्सिटी यहाँ बैठे हुए उस्ताद यहाँ बैठे हुए वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जिस मैकेनिज्म की डॉक्टर काजी बात कर रहे हैं वो नहीं है, वो मिसिंग है। यहाँ से फिर वही बात आ जाती है कि क्या ब्रेन्स तो हैं, विल क्यों नहीं है? डेफिनेटली वो तो आपने रियासत की बात कर ली कि रियासत, दूसरी एक अलग बात भी है जो है मज़हब से दूरी भी बहुत होगी। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए आपको ये सारी चीज़ें, वैल्यूज़ आपको मज़हब सिखाता है। देखिए हम वो माँ बाप जो ये चाहें कि वो खुद नमाजी ना हो और उनका बच्चा नमाज़ पढ़े, मुमकिन नहीं है। जिस घर में नमाज होती है ना, बच्चा अभी साल का नहीं होता जी, साल 1.5 साल का नहीं होता, वो इमिटेट कर रहा होता है, लेट कर रहा होता है, जैसे आपको कॉपी कर रहा होता है, जिस तरह भी हो वो। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो मेरी नवासी है छोटी, वो भी 2 साल की नहीं हुई, अजान होती है पट्टा पहनो पट्टा पहनो पट्टा पहनो पट्टा पहनो, मतलब ये चीज़ें ये घर के माहौल से। अब मैं इतना मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारी सारी, लेकिन मैंने ये किया कि मैं बच्चों को सुबह खुद छोड़ के जाऊँ, और मैं नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक मैं खुद बच्चों को छोड़ता था। मेरी वाइफ कहा करती थी कि आप देर से आते हैं, थके हुए होते हैं, ड्राइवर है वो छोड़ देगा, लेकिन वो जो गोल्डन टाइम होता था, बच्चे एक दूसरे की शिकायतें कर रहे होते कि कल पापा इसने ये कर दिया, बेटी कहेगी इसने ये कर दिया, और वो एक वो होता था। तो हम लोग तो जो मसरूफ़ लोग थे बच्चों को यूँ बड़ा होते देखते हैं, लेकिन वो बच्चे चेरिश करते हैं, आज आपसे बात करते हैं, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। आप कोई भी आप करें ना, तो आज जब वो बड़े होते हैं ना, आप साथ शेयर करते हैं कि आप क्या एक्शन लेते थे, उसका तोड़ क्या निकालते थे बच्चे। बिल्कुल है। आप जो रिमोट छुपा के जाते थे वो एक रात पहले ही छुपा लेते थे। खैर बड़ी ये ज़बरदस्त नशिस्त चल रही है और दोनों उस्ताद हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका। गुफ्तगू का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा, बल्कि अभी हम कोशिश करेंगे कि कुछ नौजवानों को भी जो कि अपनी अपनी फील्ड्स में कामयाब हैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करें, लेकिन उससे पहले बिल्कुल एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मज़ीद गुफ्तगू। वेलकम बैक। दुनिया बोल है, रमज़ान मुबारक का आज दिन, और आज 23 मार्च यौम पाकिस्तान भी है, तजदीद अहद का दिन। 2 असातिज़ा कराम हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जब हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल भी हमारे साथ है। बिल्कुल भाई, फ़ख्रे पाकिस्तान सानिया आलम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और उनके एक स्टूडेंट हैं नबील हसन, जो कि आज यौम पाकिस्तान के मौके पर ISPR की जानिब से प्राइड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड से उनको नवाजा गया है। वर्ल्ड चैम्पियन की कोच हैं और ब्रेन ऑफ द ईयर सानिया आलम इससे पहले अमरीकी सदर जो बाइडन से लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं, और आज प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड के लिए सानिया आलम को इस्लामाबाद की परेड में भी खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। सानिया आलम और उनके साथ नबील हसन जो है वो मेमोरी चैम्पियन है। इस वक्त ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू आवर शो सानिया और नबील, और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि माशाल्लाह से आप लोगों को ज़ाहिर रिवॉर्ड मिल रहा है। कैसा महसूस हो रहा है सानिया, आज परेड में आप लोगों को इनवाइट किया गया था? अस्सलाम वालेकुम सारिश और मुदस्सिर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने शो पे इनवाइट किया।
बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम जो भी करते हैं मुल्क के लिए कर रहे हैं, जितनी भी अचीवमेंट्स हैं सब मुल्क के लिए हैं। तो इन रिटर्न जब रिकग्नाइज होती है ये बात कि हमने मुल्क का नाम रोशन किया है और उसकी रिकग्निशन, चाहे वो अवार्ड हो, चाहे वो कोई खिताब हो या कोई वो जैसे ऑनर हो, जैसे हमें परेड में पार्टिसिपेशन हमने किया, तो अच्छा महसूस होता है। अच्छा, मैं नबील मुस्कुरा रहे हैं बस। नबील आप भी तो बताइए आपकी फीलिंग्स क्या है? माशाल्लाह नबील के तो माशाल्लाह पहले भी इतने अवार्ड्स और इतने विन उन्होंने किए और आज भी देखे ना मेडल्स का इतना भरमार है। तो उस्ताद भी साथ हैं, उनकी मेंटोर भी साथ हैं और नबील भी। नबील कैसा फील कर रहे हैं आप? honestly quite proud feel कर रहा हूँ कि recognition मिली, पाकिस्तान का मौका मिला। हम इंटरनेशनल जाते हैं, मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और रोशन भी करते हैं उनका नाम बाय विनिंग 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और यूके जूनियर मेमोरी चैंपियन होना। तो बहुत खुशी होती है इसकी रिकग्निशन मिलना। सही। अच्छा, मैं चाहूँगा हमारे साथ तो नबील के भी और साथ ही साथ मुलाकात भी रही है, बातचीत है, लेकिन मैं सानिया चाहूँगा हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे जो बिजनेस हैं, व्यूअर्स हैं, उनको बताइएगा कि आपको ये किस चीज़ पे मिला और ये जो मेमोरी चैंपियन है थोड़ा सा इसके बारे में बताएं ताकि लोगों को मालूम हो कि क्या है और ये इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है उसके पीछे क्या मेहनत थी। मुदस्सिर, मुझे जिस वजह से मैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हुई थी वो 2 चीजें हैं। एक नंबर 1, जिस तरह मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया है कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम या ऐसा लर्निंग सिस्टम पाकिस्तान में लेकर आई, इंट्रोड्यूस किया है जिसे हम कहते हैं सुपर लर्निंग, जिसके जरिए मैंने बताया था कि कैसे कम टाइम में आप तेजी से और ज्यादा सीख सकते हैं और अगर इस चीज को एजुकेशन में अप्लाई किया जाए तो कैसे आप 12 साल की एजुकेशन जो है 2 से 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने सुपर लर्निंग प्रोग्राम्स लेकर आई हूँ, इसकी वजह से, और मुझे ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था यूके ब्रेन ट्रस्ट की तरफ से, तो ये एक वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि इन्हीं सुपर लर्निंग टेक्नोलॉजीज में मैंने जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, कुछ नबील जैसे स्टूडेंट्स को मैंने चुना और उनको ट्रेन किया और उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट किया। तो ये जो कुल मिला के 54 मेडल्स और कुछ 15 ट्रॉफीज एंड 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आउट टुगेदर लेकर आया, पाकिस्तान के नाम किया इन्होंने। तो ये 2 चीज़ें कि मैंने इनको कोच किया और ऐसा एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, इसके लिए मुझे सिलेक्ट किया गया और मेनली बिकॉज। अच्छा सानिया, आप हमें सुन सकती हैं? बिल्कुल। अच्छा चलें। अच्छा वैसे बारी साहब देखिए, ये वो बच्चे हैं माशाल्लाह से कि जो पाकिस्तान क्या दुनिया भर में जो ज़हीन बच्चों में इन्होंने धूम मचाई हुई है और इनका शुमार होता है। तो डॉक्टर साहब आपकी इब्तिदा की बात के मुस्बत जो है वो चीज़ें, और एक वो बच्चे होते हैं मुदस्सिर कि जिनकी सप्ली एक आ जाए तो पेरेंट्स को बोलते हैं कि दिमाग नहीं चलता, तो पेरेंट्स कहते हैं अच्छा ये छोड़ो, तुम किसी कारोबार में लग जाओ, तुमसे पढ़ा नहीं जाता। तो मतलब ये तरबियत का, घर के माहौल का और पेरेंट्स की काउंसलिंग का, पेरेंटिंग का कितना असर है? मेरे ख्याल में 90% से ज़्यादा असर तो उसी का है। बिल्कुल। और उसके लिए भी जो है ना, देखें बात ये है कि मैंने कहा कि रोल मॉडलिंग सब कहने से नहीं होता है, आपको करके दिखाना होता है। और ये देखिए, मैंने जो सिविल अस्पताल के हालात आपको पता है किस किस्म के थे, तो वहाँ कार्डियक सर्जरी शुरू की, तो वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर शुरू होते 9:30-10 बजे। मैंने कहा कि जी मेरा ऑपरेशन थिएटर, आई वांट नाइफ ऑन द स्किन एट 8 AM। सही, ठीक है, मैं 7:30 पहुंचता था। अब मेरे स्टाफ को 7:15 बजे पहुंचना। मैं पहला जब ऑपरेशन हो रहा था, बड़ा साफ़ सुथरा नया ऑपरेशन थिएटर, तो आप IV कैनुला लगाते हैं, आर्टीरियल लाइन में डालते हैं, तो आर्टीरियल लाइन में जब डालते हैं तो प्रेशर होता है तो ब्लड का ड्रॉप गिरता है। वो डाला तो ब्लड का ड्रॉप गिर गया। मैंने स्वाब उठाया और साफ कर दिया। दूसरा ऑपरेशन हुआ, यही हुआ, मैंने स्वाब उठाया तो मेरे से पहले 4 हाथ पहुंच गए थे। तीसरे दिन मैंने देखा कि वहाँ पहले किसी ने कपड़ा रख दिया कि ना किसी को झुकना पड़े कि कमर में तकलीफ हो। ये वही सिविल अस्पताल के एम्प्लॉइज़ थे। सही। तो आप जैसा करते हैं वैसे ही होता है। अगर मैं कहता कि जी मैं 8 बजे मुझे नाइफ चाहिए और मैं पहुँचता 8:45 बजे, तो पहले दिन तो बेवकूफ़ बन जाते, सही, दूसरे दिन बन जाते, लेकिन उनको पता है बारी साहब ने आने ही 9:45-10 बजे है, तो हम क्यों, तो हम भी 9:40 पे 8:40 पे पहुंचेंगे। अच्छा एक बिल्कुल। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ आपसे जानते, अभी हम सानिया आलम की गुफ्तगू, उनके साथ नबील, ये एक बिल्कुल नए मेथड्स के साथ चीज़ें दुनिया में एक नई से नई आ रही ना।
अब इस तरह से भी बच्चे आगे चल रहे हैं, इस तरह के मेथड जो आप करें ना, वो कनेक्टिविटी नहीं है, मॉडर्न जो सिस्टम्स हैं उनको पाकिस्तान में लेकर आना, वहाँ से चीज़ों को लेकर चलना, फिर हम इस रेस में मुकाबला कर सकते हैं जब एआई का दौर आ गया है आगे। तो क्या आप उस्ताद हैं, तो आप इस बारे में आप क्या राय? देखो, पहले तो मैं उस बच्ची का जवाब दूँ जो उसने डॉक्टर साहब से पूछा। हमारा यही रवैया गलत है। ये रवैया गलत है कि हमें हर बच्चे को हमने एक सांचे में देखना शुरू कर दिया, और वो सांचा जो है वो पेरेंट के ऑब्जेक्टिव का सांचा है। यानी पेरेंट जिस तरह से अपने बच्चों को देखना चाहते हैं उसी तरीके से उनकी तरबियत शुरू कर देते हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान मुख्तलिफ है, हर बच्चा मुख्तलिफ है, और इस डाइवर्सिटी को हमें वैल्यू करना चाहिए। इसी की बुनियाद पे हमारा मुतय्यन करता है तरीक़ेकार तालीम का और टीचिंग मेथडोलॉजी का कि क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ लेवल के लोग मौजूद होंगे। जी हाँ। और यही वो अक्कासी करता है जिसकी तुम सवाल कर रहे हो कि वो मॉडर्न तरीके क्या हैं जिनके तहत आप इस इंक्लूसिव सेटिंग को बाकायदा पॉसिबल बना सकते हैं। ये एक बुनियादी मसला है। देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है कि आप मुस्ताल ले लेंगे टेक्नोलॉजी, आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, लेकिन आपके पास रवैया और एहसास और स्किल, ये 3 चीज़ें आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लें, आप क्लाउड कंप्यूटिंग ले लें, आप ग्रीन कंप्यूटिंग ले लें, आप फिनटेक ले लें, कुछ भी ले लें। हम बच्चे को टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, स्किल ओरिएंटेशन नहीं सिखा रहे। सही। हम बच्चे को कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट नहीं कर रहे उसकी। सही बात है। इसी की बुनियाद पे वो सूरत हाल जैसी बदलती है, टेक्नोलॉजी जैसी चेंज होती है, वो फिर अनस्किल्ड हो जाता है। हम बच्चे को ये नहीं सिखा रहे कि हम बच्चे को ये नहीं सिखा रहे कि सीखते कैसे हैं, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो जब आप पढ़ाओगे तो सीखना नहीं सीखेगा, वो सिर्फ उतना पढ़ेगा जितना तुम पढ़ा रहे हो। इसलिए वो आगे जाके उस तगय्युर का जो शिकार होता है तो फिर वो कोलैप्स करता है उसकी अंडरस्टैंडिंग। तो नई तालीम की जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि आप बच्चे को पढ़ाएं मत, बल्कि इसको आप इंडिपेंडेंट लर्नर बनाएं। बिल्कुल, ये आज सोचने की सलाहियत उसके अंदर पैदा करें। आज तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब यह है कि जनाब, अगर आप अपने बच्चे को सही तरीके से सीखना सिखा देते हैं और सोचने की तरफ गामजन कर देते हैं और उस एहसास को उसके अंदर डाल देते हैं जो एहसास बारी साहब के जैसे लोगों के दिल में मौजूद है, वो दर्द जो तुम जैसे लोगों के अंदर मौजूद है, कौम का दर्द, तो ऑटोमेटिकली कौम जो है वो बन के खड़ी हो जाएगी। तो ये एक बड़ी प्यारी आपने बात की। अच्छा, अभी जो एहसास की और रवैये की बात हो रही है, तो मैं कहने लगी थी, वेरी सॉरी टू से बारिश साहब, ऐसे डॉक्टर्स एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि पेशेंट को टाइम 8 बजे का देते हैं और खुद 11 बजे आते हैं और एक लाइन लगी होती है। ये दोनों तरह के मामला। अच्छा सानिया, आप क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन के हवाले से आप काम कर रही हैं और साथ ही साथ चीज़ें बदल रही हैं, ये जो अभी बात कर रहे थे डॉक्टर काजी, उन्होंने कहा कि बच्चों को सीखने का अमल, तो ये सीखने का अमल आप समझती कि बच्चों में तो है मौजूद, हम बैसियत असातिज़ा या पेरेंट्स वो उनको पढ़ाने पे ज़्यादा, रटाने पे ज़्यादा और सिखाने पे कम तवज्जो दे रहे हैं, वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है, और जो इन्होंने बोला वो बिल्कुल सही बोला। लर्निंग हाउ टू लर्न, ये जब आप सिखा देंगे तो बच्चे को रोट लर्निंग, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो आपने बोला कि एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज एजुकेशन सिस्टम को लीड करने वाले हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बच्चा तो बहुत यंग है ना, उसको तो नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, किस तरह करना चाहिए। वो एक टेंडर एज में, एक ऐसे नाजुक एज में होता है जिसमें हम ही गाइड कर सकते हैं एज एडल्ट्स के हम उसको क्या करना है और कैसे करना है। और इसी एज में हम सारी खराबी कर देते हैं क्योंकि हम नहीं बताते कि सीखना कैसे है। और ये ऐसे हो गया कि जैसे अगर आपने कोई नया गैजेट खरीदा है, कोई स्मार्ट गैजेट खरीदा है, तो पहले आप सीखते हैं कि अच्छा इस गैजेट के फीचर्स क्या है, ये क्या क्या कर सकता है, ताकि हम उसका मैक्सिमम उसको यूटिलाइज कर सकें, उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें। सही। लेकिन यही सेम अप्लाइज टू आवर ह्यूमन ब्रेन। हम वो नहीं सीखते कि इसको कैसे यूज करना है, तो हेंस हम उसके साथ स्ट्रगल करते रहते हैं। सही कह रही हैं। अच्छा, वैसे वारिस साहब, आई थिंक सो पाकिस्तान में पता नहीं क्यों इस चीज़ को लेके ना तो कैंपेन्स है ना कोई, हम लोग इतनी तवील गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों ये हुकूमती सतह पर इस हवाले से नहीं सोचा जाता कि पेरेंटिंग को लेकर सेशंस प्रॉपर हॉस्पिटल्स कंडक्ट करें, डॉक्टर्स कंडक्ट करें और लोगों को ये अवेयरनेस हो कि ये ज़रूरी है हमारे लिए, पता ही नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें बात ये है, जैसे लर्निंग की बात हो रही है, देखें अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, उसके अंदर ये सलाहियत दी है कि वो लर्निंग करेगा। तो मतलब बच्चा इंक्विजिटिव होता है, बच्चा जो है ना। लेकिन अगर आप
जो पैदाइशी जो बहरे होते हैं ना, असल में बात बच्चा सुनता है तो बोलता है, जब वो सुन नहीं सकेगा तो बोल नहीं सकेगा। बहरा नहीं होता वो, मतलब उसकी गोराई मौजूद होती है लेकिन सुनता नहीं है। वो बच्चा सीखता माँ 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 कहती है तो माँ कहता है, फिर बाप कहता है, जो सारी चीज़ें हैं। तो वो लर्निंग कैपेसिटी उसी के अंदर होती है और वो हर चीज़ को पकड़ेगा, टच करेगा, आग किसी गर्म चीज़ को करेगा तो फिर उसको पता लगेगा ये आग है तो उसमें नहीं डालना है। तो सही, ये सारी लर्निंग कैपेसिटी अल्लाह ताला ने खमीर के अंदर डाला हुआ है उसके अंदर। बिल्कुल तो ठीक है, तो इसलिए वो तरबियत ज़रूरी है लेकिन मायूसी नहीं है। हाँ, मैं तो अभी जाता हूँ ना स्कूलों में, बच्चों में, मैं आपको वाक़यात सुनाना शुरू करूँ तो आपको बस, लेकिन हर लेवल पे देखिए हमसे सबसे गलतियाँ हुई हैं, सबसे होती हैं, हर इदारे से गलती हुई। हम सबको आज बैठ के ये फैसला करना चाहिए कि हमसे ये गलतियाँ हुई हैं, उसको टेबल पे रख दे, हमसे ये गलतियाँ हुई हैं, माफ़ी, अल्लाह से माफ़ी मांगो। सफ़र आगे चलाना तो ये बड़ा ज़रूरी है। आगे के लिए क्या करना है, इस तरीके से करेंगे तो मैं जो भी अपनी गलती मानता है उसके बाद, क्योंकि ये सब हम बातें कर रहे हैं, पोटेंशियल बहुत है। आज मैं बाहर भी जाता हूँ, आप बाहर जब के पाकिस्तानियों से बैठ के बात करें, वो हमसे ज़्यादा मुहब्बे वतन हैं। जी हाँ, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। मैं तो जाता हूँ, मैं फंड रेजिंग भी करता हूँ, तो मुझे जो वहाँ पर फीलिंग आती है, वो लोग तो कह रहे होते हैं कि जी, और फिर इसके बाद जब एक मुल्क से आप बन के जाते हैं, उम्र के एक हिस्से में पहुँचते हैं, आपको एक गिल्ट फील होता है कि यार जिस मुल्क ने मुझे बनाया, मैंने वहाँ के लिए कुछ किया नहीं। सही बात है। डॉक्टर साहब, जो आप उम्मीद की बात कर रहे हैं ना, ये देखें, वो जिस उम्मीद का आपने आगाज़ किया था प्रोग्राम में, उसी उम्मीद में ये बच्चे हमारे सामने मौजूद है ना। सानिया भी, वो खुद भी कामयाबी, फिर वो खुद उस्ताद की हैसियत से अब काम कर रही हैं, यंग नबील उनके साथ बैठे हुए हैं। तो ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान की उम्मीद, और अक्सरियत में हम ये देखते हैं, आप उस्ताद इतनी यूनिवर्सिटीज़ आपने स्टार्ट की हैं डॉक्टर काजी, उसमें ढेरों बच्चे हैं, वो रोज़ कामयाब होकर, कामरान होकर वो आ रहे हैं। मायूसी का एलिमेंट ज़रूर होता है, निशानदही भी असातिज़ा करते हैं बैठ के, लेकिन जो उम्मीद है वो भी रोशन नजर आ रही है। पॉजिटिविटी साथ साथ है तभी ये सिस्टम चल रहा है, वरना तो चलता ही ना। अच्छा, मैं ये चाह रही थी कि सानिया और नबील से हम क्यों ना ये पूछें कि उनके आगे प्लान्स अब क्या है। माशाल्लाह इतने मेडल्स और इतने अवार्ड्स तो मिल रहे हैं। सानिया के प्लान्स तो ये भी पूछ रहे हैं कि और कितने ऐसे हीरे तैयार करने हैं आपने। जी सानिया। अभी तो बहुत आगे जाना है। नबील के पास जैसे 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, तो इनके लिए पर्टिकुलरली ये इस टेक्नोलॉजी में भी हमें आगे जाना है कि ये जो इंटरनेट का हमें ब्रेक आ जाता है कि फर्दर रिकॉर्ड्स लेकर आने हैं वर्ल्ड। तो इनकी इस वक्त ट्रेनिंग चल रही है। इनफैक्ट आज रात ही दुबई जा रहे हैं 4 ओलंपिक्स की फर्दर जो इनकी ट्रेनिंग है स्प्रिंटिंग में। तो ये है एमा है जो वर्ल्ड नंबर चैंपियन है, उनका भी आगे फर्दर यही प्लान है। बेसिकली मुल्क का नाम रोशन करते जाना है, साथ साथ मुल्क भर में, दुनिया भर में ये सलाहियतें देना चाहती हूँ, प्लस एजुकेशन सिस्टम में लाना चाहती हूँ ये सारी चीज़ें, ताकि एज ए नेशन हम ग्रो कर सकें और मुल्क के तरक्की याफ्ता, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में पाकिस्तान का नाम शामिल हो सके। बिल्कुल, इंशाल्लाह आप जो कोशिश कर रहे हैं, यही पाकिस्तान का ये तकाजा है कि यही कोशिश सब करें। इंशाल्लाह हम कामयाब ज़रूर होंगे, कामरान होंगे। बुज़ुर्ग जो असातिज़ा वो भी हमारे साथ, यंगस्टर आप लोग हैं, तो हम लोग, मेरा ख्याल है कि कामयाबी दूर नहीं है। बहुत शुक्रिया सानिया आपका भी, नबील आपका, आप मौजूद थे। और काजी, ये भी तो हम पाकिस्तान है ना, ये भी तो आप, मतलब ये आपके पास ढेरों ढेर ऐसे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में हैं। तो इस तरह से हमने आगे जाना है। ये मुस्तकबिल और उम्मीद तो हमें बाकी आगे ले जाने के लिए रखे हुए हैं ना। देखिए, उम्मीद तो है, उम्मीद को आपने हिकमत अमली की शेप देनी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मस्बत रवैया होना चाहिए और रहना चाहिए, लेकिन इस मस्बत रवैये के साथ साथ अपने अहदाफ तय कीजिए, अपनी हिकमत अमली बनाइए और फिर उसके बाद उसको फॉलो कीजिए। यही काम सर सैयद ने किया था। उनको लग रहा था उस ज़माने में मुसलमानों को बाकायदा ना कोई नौकरियां मिल रही हैं, हर किस्म के मसाइल का शिकार हैं, तो उसके लिए उन्होंने बाकायदा उम्मीद की भाई कि मैं एक इदारा बनाता हूँ और मुसलमानों को एक नहज पे ले जाऊँ। यही ख्वाब इकबाल ने देख लिया कि एक जोग्राफिया होना चाहिए, यही कायद ने कर दिखाया। लेकिन उम्मीद के साथ साथ उनकी हिकमत अमली बहुत इम्पोर्टेंट। एक्शन प्लान क्या है आपका? बातें करो, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन करो, इससे कुछ नहीं होना। एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करो, इससे कुछ नहीं होना। ये मिनहासुल कौम, आपको एक रेजोल्यूशन बनाना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक जोग्राफिया का नाम नहीं है, पाकिस्तान एक नज़रिए का नाम है, पाकिस्तान एक कौम का नाम है। पाकिस्तान की कौम की कुछ सफ़ात हैं जिनकी तहजीबें हैं मोनजोदाड़ो के अंदर,
जिनकी तहजीबें हैं पंजाब के अंदर, जिसकी तहजीब है, तमद्दुन है उनका खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और इस डाइवर्सिटी को वैल्यू भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसको किसी लिसानी नस्ली अज़बियत का शिकार नहीं कर देना, बल्कि इस डाइवर्सिटी को वैल्यू करते हुए आज आपका हमसाया मुल्क इसी डाइवर्सिटी को मार्केट कर रहा है। एग्जैक्टली। और हम उस डाइवर्सिटी को कर्ज कर रहे हैं। तो ये जो इंतशार है नार की, जो हमने एक लिसानी सतह पे पैदा करने की कोशिश की है, इसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। और इसको बाकायदा, आप देखिए आपकी सबसे बड़ी तहजीब दुनिया की मुंजोदाड़ो मौजूद है आपके पास, किधर थी? आपके सिंध के अंदर थी। पंजाब के अंदर आपके सारे सूफी लोग मौजूद हैं। बिल्कुल। क्या पैगाम दिया? मोहब्बत का पैगाम दिया, यगानत का पैगाम दिया, हम आहंगी का पैगाम दिया, अमन का पैगाम दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे खत्ते से बिलोंग करती हैं, और ये खत्ता इसी सोच का नाम है। इस सोच को परवान चढ़ाने की ज़रूरत के लिए हमें मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिकमत अमली असल चीज़ ही प्लान ऑफ एक्शन है। और दूसरा मैं जो बड़ी आपकी बात कर रहा था कि आपने ये देखा, मैं गया भावलपुर, ठीक है ना, मैं गया टैक्सिला, और मैं गया किस उम्र में? 61 साल की उम्र में। जी 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 जी। अच्छा। मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार इसको ना, इसको किसी ने बताया नहीं, ना किसी ने उसको मार्केट किया। ये तो मुझे उस बचपन में चला जाना चाहिए था। एग्जैक्टली। टैक्सिला के जाके मैं देख के आया, वो भी किसी ने मुझसे, हमारी टीम आ रही थी कतर से, तो उसमें कोई जापानी था, उसने कहा मुझे वो बुद्धा को देखना है। अब वो अब वहाँ जाके देख के तो एहसास हुआ, मतलब मैंने कहा कि कितना बड़ा लॉस था मेरे साथ। आज का बच्चा जो है ना, मैं समझता हूँ कि आज का जवान जो है ना, वो हमसे बहुत बेहतर है इस सेंस में कि वो सवाल करता है। हम सवाल नहीं करते थे। एग्जैक्टली। ये सवाल करता है, बहुत इम्पोर्टेंट, वो आपसे डिस्कस करता है और उसके लिए आपको जवाब देंगे। ये तो पहले तो एक अलग माहौल था, मतलब आप बोल भी नहीं सकते थे अपने वालिदैन के साथ। अगर किसी ने सवाल कर भी लिया तो वो बेअदबी में शुमार हो जाया करता, लेकिन अब सवाल करता है। और फिर उसके बाद आप कुछ कहे ना कि जी ऐसे, लेकिन आई वांट टू बी, मुझे जस्टिफिकेशन चाहिए, वो जस्टिफिकेशन मांगता है। और इतना पोटेंशियल है, इतना इन बच्चों के अंदर है, सब कुछ है। तो ये डॉक्टर साहब अच्छी, जब वक्त की कमी हो रही, मैं चाहूँगा कि आप मौजूद हैं, हम तो अपील करेंगे इंडस हॉस्पिटल के हवाले से कि जिस तरह एक बड़ा इदारा है वो चल रहा है, सब लोगों को मदद, लेकिन आप ज़रूर डेफिनेटली देखें जी। अब तो माशाल्लाह जहाँ पर जो लोग एक समझते थे कि जो 99.99% लोग यही कहते थे कि चलेगा नहीं, फ्री नहीं चलेगा, और किसी 1 महीना 6 महीना साल दिया, आज अल्लाह ताला के करम से हम एक नेटवर्क बन चुके हैं। जी हाँ। और दुनिया मानती है। और उसमें उस नेटवर्क में मैं सिर्फ जुमला एक कह दूं कि मैं थरपारकर गया, मैंने डॉक्टर साहब से प्रोग्राम से पहले कहा, मैंने कहा मैंने वहाँ भी इंडस हॉस्पिटल देखा, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच के भी। और ये सब ये है, और लेकिन ये कि अभी इस मुल्क में करने के लिए बहुत कुछ है, ये बहुत ज़रूरी है। और इतना कुछ है कि अभी भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये ज़रूरी है, और डॉक्टर साहब का इंडस हॉस्पिटल का साथ आपने ज़रूर देना है जनाब, क्योंकि ये वो हैं पाकिस्तान में इदारे जो पाकिस्तानियों के लिए काम करें। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। जायके शेफ मायदा मेरे साथ मौजूद हैं, और आज भी जो कि हमारा मामूल है, बड़ी मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। आज की जो रेसिपी मेरा ख्याल है कि एक है, वो मुझे तो बेहद पसंद है, दूसरी मैंने ट्राई नहीं की है, मेरे लिए न्यू है, तो लिहाजा आज बनेगी तो ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरे अफ़गानी चिकन बना रहे हैं। अफ़गानी चिकन हम बना रहे हैं आज, जो कि बहुत ही कम मसालों में बनेगी। सैरिश हरी मिर्चों के साथ बनेगी, और हम दही के साथ इसको बनाएंगे, ठीक है। और हम इसके साथ बना रहे हैं जामे शीरी का रेड ओशन मॉकटेल, जो डिफरेंट ओशन मॉकटेल मैंने इससे पहले नहीं पिया, इसलिए मैं आज ट्राई करने जा रही हूं। नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है और टेस्ट में भी बहुत मज़े का होगा। क्या बात है। तो हम पहले अफ़गानी कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लेंगे चिकन विद बोन 1 kg, इसके साथ हम लेंगे नमक, ऑयल डालेंगे इसको फ्राई करने के लिए। हम इसमें जिंजर और गार्लिक लेंगे चॉप किया हुआ, हम इसमें ब्लैक पेपर लेंगे, ज़ीरा लेंगे, ज़ीरा हम इसमें साबुत लेंगे भुना हुआ, हम इसमें दही इस्तेमाल करेंगे, टमाटर की प्यूरी इस्तेमाल करेंगे, और गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल करेंगे।
अच्छा, अब जनाब इस वक्त मायदा जो है वो चिकन को फ्राई कर रही है और ये भी आप इसको बगैर लहसुन अदरक की पेस्ट के अभी हमने सिर्फ सहरिश इसको ऑयल के अंदर, अच्छा आपने इस ऑयल को देख के परेशान नहीं होना कि इतना सारा ऑयल क्यों है, लेकिन आपने इस पॉइंट पे आके ऑयल को निकालना भी नहीं है। मैं आप लोग को बताऊंगी कि आपने किस पॉइंट पे आके इसका ऑयल रिमूव करना है। ठीक है, ठीक है। हमने इसको चिकन को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसके अंदर फ्राई किया है ऑयल के अंदर। जब इसका कलर चेंज हो गया तो हम अब इसके अंदर डालेंगे ग्रीन चिल्लीज, हाफ हम अभी डालेंगे, हाफ हम लास्ट में डालेंगे। ठीक है, हम इसको इन ग्रीन चिलीज के साथ थोड़ी देर 1-8 मिनट हम फ्राई करेंगे। ठीक है, देन हम अपनी दूसरे इंग्रेडिएंट्स के चलें। जब तक आप ग्रीन चिलीज को फ्राई कर रही हैं तब तक मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि हमारे किचन में जनाब जो सामान मौजूद है, चूँकि वो बेहतरीन है इसलिए हमारे किचन में मौजूद है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। आज हमारे पास ये येलो, कल येलो था, आज ये ऑरेंज कलर का पामोलिव मौजूद है और इसकी खुसूसियत ये है इस पामोलिव की कि इसके अंदर मॉइस्चराइज़र मौजूद है जो कि आपकी स्किन से ड्राइनेस को ख़त्म करता है, उसके ऊपर नमी लेकर आता है। इसके जो सिट्रस एक्सट्रैक्ट हैं वो जनाब आपकी स्किन पर मौजूद ऑयल को ख़त्म करते हैं, डर्ट को ख़त्म करते हैं और आपकी स्किन को बनाते हैं मुलायम और रिफ्रेशिंग। और इसकी खुशबू क्या बात है। तो ये आप लाजमी अपने किचन में रखा करें कि जब जब आपके हाथ गंदे हों, ऑयल लगे, कुछ भी आपने वेजीज काटी हैं, मीट वॉश किया है, तो एटलीस्ट आपके हाथों से खुशबू आती रहे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपको बताना कि खाना बनाने से पहले हाथ धोना वैसे भी ज़रूरी है और अगर पामोलिव से धोएंगे तो बड़ा रिफ्रेशिंग सा एक एहसास होगा। तो ये जो ऑरेंज कलर का पामोलिव है ये सिट्रस एक्सट्रैक्ट्स के साथ बना हुआ है, इसको आप यूज़ कीजिए, आपकी स्किन नरम रहेगी और उस पर नमी भी रहेगी। जी मायदा। जी सहरिश, हमने इसको हरी मिर्चों में थोड़ी देर फ्राई कर लिया है। अब हम इस पॉइंट पे आके हम इसके अंदर नमक डालेंगे जो कि हमारे पास है 1 टेबलस्पून जितना। अच्छा, आप हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसके अंदर नमक डाला। सही है, हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद जो हम चीज़ डालेंगे वो हमारा है टमाटर की प्यूरी। टमाटर को आपने थोड़ी देर ब्लांच किया, ठीक है, 2-3 मिनट उसकी स्किन रिमूव की और स्किन रिमूव करने के बाद आपने इसको ब्लेंड कर दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये ब्लांचिंग क्या होती है। ठीक है, मेरे पास काफ़ी सवाल, क्योंकि हमने काफ़ी दफ़ा ये टर्म इस्तेमाल की है। तो ब्लांचिंग जो है वो हमारी होती है कि आपने बॉइलिंग वाटर के अंदर 2 से 3 मिनट, जो भी हर वेजिटेबल का डिफरेंट कुकिंग टाइम होता है, आपने उसको उसके अंदर बॉइलिंग वाटर में डाला, आपने उसको निकालने के बाद ठंडे पानी में डाला ताकि उसका कुकिंग टाइम ख़त्म हो जाए। फिर आपने उसके साथ जो भी प्रोसेस करना है वो आप उसके साथ करें। ठीक है जी। अच्छा, कितनी मज़े की शक्ल इसकी हो गई है। आप देखिए इसके अंदर ये टमाटो प्यूरी डालने के बाद, प्यूरी हमने इसके अंदर डाल दी है। चलें जी, आप जब तक ये टमाटो का जो पानी है वो थोड़ा खुश्क हो रहा है तब तक मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि अगर आपको कुछ सुस्ती हो रही है और रमज़ान भी नहीं है और आप घर में काम कर रहे हैं या फिर आफ्टर अफ्तार आपको सुस्ती हो, समटाइम ऐसे होता है कि ज़्यादा सा हम खा लेते हैं अफ्तार में और फिर उसके बाद हमारा कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, हम बस बैठ जाते हैं। तो सुस्ती को भगाने का इलाज भी हमारे किचन में मौजूद है और वो वही है जो अक्सर आप सुनते हैं, चाय चाहिए कौन सी जनाब। तो ये लिप्टन है जी हमारे किचन में, बड़े ज़बरदस्त किस्म के इसके जार्स हैं जो कि एक लिमिटेड एडिशन है रमज़ान के लिए। बहुत कुछ आप इसमें अपना जो है ना वो आप रख सकते हैं, भले आप फ्लावर रखें, शुगर रखें, राइस रखें या फिर आप ज्वेलरी रखें, बैंगल्स रखें। बड़े प्यारे से ये जार्स हैं जो इंट्रोड्यूस कराए हैं इस दफ़ा लिप्टन ने। तो चाय जो है वो सिर्फ लिप्टन की चलती है मेरे घर में और चाय होती है तो हम चलते हैं, तो लिहाजा ये आपके किचन की रौनक है। जो लोग लिप्टन की चाय पीते हैं वो कभी दूसरे ब्रांड की तरफ नहीं जाते। अगर आपने ट्राई नहीं की तो कड़क चाय का बेहतरीन प्याला लिप्टन से बनता है, तो ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मायदा इस वक्त इसको भून रही है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हमारे किचन में लेमन मैक्स बार्स और लेमन मैक्स का लिक्विड सोप मौजूद है जिसके 2 ड्रॉप्स ही काफ़ी होते हैं। 3x मोर टाइम्स ग्रीस को काटते हैं। बर्तन कितना भी चिकना क्यों ना हो या फिर कितनी डिशेस क्यों ना हो, चुटकी में आपके बर्तन धुल जाते हैं। तो लिहाजा ये आपके किचन में होना बहुत ज़रूरी है और हाथ आपके अकड़ते नहीं हैं इसके बाद ना, इससे वॉशिंग के बाद। तो लिहाजा ये भी अपने किचन में रखिए। बच्चों के फीडर्स धोने हों, समटाइम एग्स की ना स्मेल आती है प्लेट से, अगर आपके पास लेमन मैक्स का लिक्विड मौजूद है तो वो भी जनाब झटपट आपके बर्तन जो है ना उससे धुल जाएंगे। अच्छा, तो हम इसके अंदर अब डाल रहे हैं इस पॉइंट पे लहसुन। ठीक है, 1 टेबलस्पून जितना हमने इसके अंदर लहसुन ऐड किया। चॉप लहसुन है, इसका फ्लेवर बहुत अलग आएगा।
सही। और हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना जिंजर ऐड किया, चॉप जिंजर, फाइनली चॉप जिंजर। हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। इस पे भुनाई पे, इस पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपने, ठीक है, क्योंकि कम मसाले और इसकी जितनी भुनाई होगी उतना इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। जी बिल्कुल। और पता है ये जो कढ़ाई स्टाइल होता है ना, इसमें भुनाई ही होती है जिससे मजा आता है। भुनाई ही होती और है, अगर बिल्कुल। चिकन आपने फ्राई कर लिया तो बस फिर तो मजा ही आ जाता है। उसकी जो है वो स्मेल भी मर जाती है चिकन की और फ्लेवर भी इन्हांस हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ी देर यहाँ पर जो है वो कुक होगा अभी, सही अच्छा है जी। अब हम इसके साथ डाल देंगे यहाँ पर ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा है ये हमने 1 टीस्पून जितना इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया। ये कुटा हुआ नहीं है, ये साबुत ज़ीरा है लेकिन भुना हुआ है। सही हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ी देर ये पकेगा जब तक इसका ऑयल सेपरेट होगा, सही। इसकी भुनाई होगी। हम इसको यहाँ पर भुनने के लिए छोड़ते हैं जब तक हम अपनी ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं। इसकी आंच हल्की कर दे वरना ये मैदा के सारे कपड़े जो है ना वो कपड़े खराब हो जाएंगे। ये तो फिर किचन में होता है ना। ये हमारा हमने इसको भुनने के लिए छोड़ दिया है। अब जब तक ये यहाँ पर भुन रहा रख देना चाहिए कुछ, ताकि तब तक ये आराम से होता रहे। इसको हम चलें जी, अब आप इजी होके ना अपनी ड्रिंक की तरफ आ जाएं। और ड्रिंक जो है वो बनेगी जामे शीरी से, और जामे शीरी मोस्ट रिफ्रेशिंग ड्रिंक। सर्दी हो, गर्मी हो, बाहर हो, कोई भी मौसम हो, अगर घबराहट हो रही है, गर्मी लग रही है, तो जामे शीरी अगर आपके घर में मौजूद है तो मैं कहती हूँ बेहतरीन हो जाता है कि ठंडक का एहसास होता है। एक घूंट जैसे आपके हलक से उतरता है ना, मज़ा आ जाता है। अच्छा, तो हम आज बना रहे हैं जामे शीरी से रेड ओशन मॉकटेल, ठीक है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास है रेड ग्रेप जूस 2 कप जितना, हमारे पास है ऑरेंज जूस, हमारे पास है सोडा वाटर, आप कोई भी सोडा वाटर यूज़ कर सकते हैं। हम इधर इस्तेमाल करेंगे करशी की जामे शीरी, साथ में थोड़ा सा पुदीना और जो है लेमन जूस हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। सहरिश, हम यहाँ इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। ये क्या हमने यहाँ पे रेड ग्रेप जूस यूज़ किया है, ठीक है। हम यहाँ पर ऑरेंज जूस डालेंगे। ओहो सॉरी, टिश्यू अगर प्लीज़ मुझे पास कर दें। किचन में तो थोड़ा सा ये किचन में तो ये काम चलता रहता है, सफाई भी होती रहती है, चीज़ें गिरती भी रहती हैं। ये हमने यहाँ पर डाला, हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे लेमन जूस। अच्छा, आपने लेमन जूस बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ऑरेंज जूस भी खट्टा होता है एंड रेड ग्रेप जूस भी खट्टा होता है। तो आपने 1 से 2 टेबलस्पून जितना इसमें लेमन जूस ऐड किया, ठीक है। आपने इसको मिक्स किया। अब हम इसके अंदर डालेंगे करशी की जामे शीरी। हमने इसके अंदर किसी भी किस्म का शुगर नहीं ऐड किया है, ऑलरेडी बहुत शुगर हो जाएगा। हाँ जी, तो हम इधर करशी की जामे शीरी इस्तेमाल करेंगे। 100% जो है खालिद गुलाब और संदल का रकिया से तैयार किया जाता है। आज तक समझ नहीं आई कि जो लोग जामे शीरी नॉर्मली भी बनाते हैं वो इतनी शुगर उसमें क्यों डालते हैं। मैं क्यों डालते हैं, जरूरत नहीं होती। जामे शीरी में बस पानी डालती हूँ और पी लेती हूँ। ये ऑलरेडी मीठी होती है और इसमें इसकी जो तैयारी के अंदर एक भी पानी का कतरा इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमने 2 से 3 टेबलस्पून जितना इसमें जामे शीरी ऐड किया, ठीक है। अब हम इसके अंदर जब इसको सर्व करेंगे तब हम इसके अंदर सोडा वाटर ऐड करेंगे और हम इसके अंदर पुदीने के पत्ते डालेंगे। जब तक हम अपनी कढ़ाई की तरफ आ जाते हैं, जो हमारी अफगानी कढ़ाई है उसको हम देखते हैं अब, ठीक है। ये हमारे बच्चे जो घरों में अपनी अम्मियों के सर पे सवार हैं कि हमें कुछ खाने के लिए दें और खाना भी इन प्रोसेस है, उनके लिए जनाब मैंने इलाज रखा हुआ है। यहाँ पे मैं चाहूँगी आपको बता दूँ कि नोर के नूडल्स हैं, सॉसेज हैं, फटाफट या तो सैंडविच बना दें या फिर उनको ये नोर के नूडल्स, क्विक नूडल्स होते हैं, ये बना दें। थोड़ी देर के लिए बच्चे खामोशी से बैठ जाएंगे और उनको मज़ा भी बहुत आएगा क्योंकि बड़े ये टेस्टी नूडल्स होते हैं। जो चिकन पाउडर में टेस्ट नूडल्स के साशेस में होता है ना, आई डोंट थिंक सो किसी और पाउडर में होता है। तो ये आप लाजमी घर में रखा करें। बच्चे स्कूल भी बहुत खुश होकर लेके जाते हैं और अगर क्विकली अगर बच्चों को कुछ देना है, भूख लग रही है, तो ये बड़ी क्विक एक आपके किचन में मौजूद होगी रेसिपी कि जो फ़ौरन से आपने दी और जनाब काम हो गया। ओके जी, तो ये हमने अब इसके अंदर हम डालेंगे दही, ठीक है। आपने आंच को हल्का करके बिल्कुल इसके अंदर दही डालना है। ये मेरे पास तकरीबन 1 कप जितना दही है, ये हमने इसके अंदर डाला, ठीक है। और हम इसकी अब फ्लेम को हाई करके इसको 1 आध मिनट के लिए यहाँ पर छोड़ेंगे, सही, ठीक है। और अब हम इसके अंदर इस पॉइंट पे आके हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे, तकरीबन 1/2 टीस्पून जितनी हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे। अच्छा, पता है मैंने क्यों ऐसे बोला आपको? एक दफ़ा मैं दाल बना रही थी और मेरे से ना हल्दी थोड़ी ज़्यादा डल गई और उसके बाद सबने बोला कि मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें हल्दी डोमिनेट कर रही है। अच्छा, अफगानी तब से मैं डर गई। अफगानी जितने खाने होते हैं ना, वो लोग हल्दी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। वो लोग हल्दी, काली मिर्चें और ग्रीन चिलीज़, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनके सारे खाने
इन्हीं तीनों चीज़ों में पकते अच्छा, हैं। वो लोग जो खवातीन जो किचन में काम करती हैं ना, जैसा मैं भी करती हूँ, वो वैसे ही बड़ी मोहतात होती हैं, तो ये दानिस्ता निकल जाता है मुंह से। एक मिनट ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये बस 1 आध मिनट ये होगा जब तक हम अपने उसको आप फाइनल कर लेते हैं। कम कर लें। और मायदा, मैं ये सोच रही हूँ हाँ कि मैंने तो पामोलिव से हाथ धो लिए थे, हाँ जी, और वहाँ पे आपने अपनी जूस साफ किया, तो जरा इधर आ जाएं, आ जाएं यहाँ पर जनाब। हमने एक और इंतज़ाम रखा हुआ है कि जनाब लाइफ बॉय, जो लोग लिक्विड सोप यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। आप लाइफ बॉय के 2 ड्रॉप्स डालें, और जनाब इससे आपको तकरीबन 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर जो है ना प्रोटेक्शन मिलेगी, जर्म्स ख़त्म होंगे और आप इसको यूज़ करेंगे। ये जी मैं कर देती हूँ, आपके हाथ थोड़े चिकने हो रहे हैं, इनको ये नीचे से खुल जाता है। 1 सेकेंड जी, इसको खोलते हैं। अच्छा, ये पता है मज़े की बात, समटाइम ये खोलते हुए टूट जाता है। हाँ, तो अगर हम इसको डायरेक्टली थोड़ा सा ले लेते हैं ताकि ये, जी बिल्कुल। अच्छा, आप यहाँ से लीजिए इसके ड्रॉप्स, सिर्फ 2 ड्रॉप्स इसके ले लेते हैं, बहुत है, इनफ है इसके 2 ड्रॉप्स। ठीक है जी, इसको आप वॉश कीजिए। और लाइफ बॉय जो है वो आपको 100% मोर जर्म से प्रोटेक्शन देता है, 100% मोर स्ट्रॉन्गर है ये, और ये 10 सेकंड्स में होता है, विदिन 10 सेकंड्स कि आपके हाथ भी धुल जाते हैं, हाथों से खुशबू भी आती है और जर्म्स भी किल हो जाते हैं। और ये हमारे किचन स्टेशन पे तो अवेलेबल रहता है। ये बिल्कुल स्लो नहीं आ रहा। तो अब हम अपने हाथ साफ करके हम अपनी चीज़ों को फाइनल करते हैं। दोनों चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट रेडी हैं, ठीक है। ये हमारी इधर इस सीजन भाई आपने लाइफ बॉय से अपने हाथ धोने और अपनी खुशियों को आपने ना महफूज बनाना है। आपको पता है कोविड गुजर तो गया है, लेकिन कोविड के केसेस कहीं ना कहीं अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा इस रमज़ान लाइफ बॉय से अपने हैंड वॉश कीजिए और अपनी खुशियों को महफूज बनाइए। हम इसके अंदर अब डाल रहे हैं सोडा वाटर। आप कोई भी सोडा वाटर मार्केट से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा। हमने इसके अंदर ये सोडा वाटर ऐड किया, ठीक है। अब हम इसके अंदर पुदीने के पत्ते डालेंगे थोड़े से, ठीक है। अच्छा, ये हमारे इसके अंदर चले गए। अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। हमारे ग्लासेस यहाँ पे रेडी हैं, ठीक है। और मैं चाहूँगी कि एक एक बार आप दोनों रेसिपीज़ के इंग्रेडिएंट्स भी रिपीट कर दीजिएगा। रिपीट कर देती हूँ। जो हमारी रेड ओशन मॉकटेल है वो हमारी बहुत ही सिंपल है। इसमें हमने जो है वो रेड ग्रेप जूस ऐड किया, हमने इसके अंदर ऑरेंज जूस ऐड किया, ठीक है। हमने इसके अंदर सोडा वाटर डाला, करशी की जामी शीरी डाली, ठीक है। और इसके साथ हमने लेमन जूस ऐड किया। सही, ये हमारी रेड ओशन मॉकटेल रेडी है। रेड ओशन मॉकटेल, वाह। हाँ जी। अच्छा, जूसेस आप अपने हिसाब से भी जो आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारी दोनों ड्रिंक्स यहाँ पर ये रेडी हो गई। अच्छा, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि आपने इसमें 2 कप्स डाले हैं रेड ग्रेप्स जूस के, 1 कप डाला है ऑरेंज जूस का, 3 टेबलस्पून डाले आपने जामे शीरी, 1 कप आपने इसमें सोडा वाटर डाला है, और आइस क्यूब्स भी हम डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अवॉइड किया है क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा इस तरह का है कि चेंजिंग की तरफ जा रहा है और गले सबके ख़राब हो रहे हैं, लिहाजा आइस मैंने नहीं डाली। और बड़ा मज़े का ये जो है ना रेड ओशन मॉकटेल रेडी हो चुका है। और इसके अंदर आपने ऊपर से जनाब मिंट के पत्ते और साथ में लेमन स्लाइस लगा देने, मज़ा आ जाएगा। अच्छा ऐसा रिश। अब हम इस पॉइंट पे जो हमारी ग्रीन चिलीज बची हुई थी, ठीक है, अब हम इस पॉइंट पे आके इसमें हमने कोई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, हमने इसमें ग्रीन चिलीज डाली। अब हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून जितनी, ठीक है। हमने इसमें ब्लैक पेपर ऐड की, और हम इसके अंदर अब डालेंगे गरम मसाला। ये आपने 1 टीस्पून भर के गरम मसाला इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे आके आप इसके अंदर क्रीम भी डाल सकते हैं, हम इसमें क्रीम ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा रिच फ्लेवर्स चाहिए तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच जितनी क्रीम भी डाल सकते हैं। ये अब हमारी रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ज़बरदस्त, और इतनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल हो रही है कि दिल चाह रहा है गर्मा गर्म तंदूरी नान आए और उसके साथ इसको नोश फरमाया जाए। ये अफगानी चिकन है, और मैं चाहूँगी मायदा एक बार इसकी रेसिपी आप ना रिपीट कर दे कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। अफगानी चिकन के अंदर हमने चिकन ली विद बोन, ठीक है। चिकन के साथ हमने इसके अंदर ऑयल डाला, ऑयल में इसको फ्राई किया, उसके बाद हमने इसके अंदर नमक डाला, नमक डालने के बाद हमने इसको ग्रीन चिलीज़ में मज़ीद फ्राई किया तकरीबन 1 से 2 मिनट। हमने इसके अंदर टमाटो प्यूरी डाली, टमाटर को ब्लांच करके उसको हमने ब्लेंड किया और हमने इसके अंदर मिक्स किया। 4 से 5 मिनट हमने इसको भूना, भूनने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। फिर हमने जिंजर गार्लिक को चॉप करके इसमें 1 टेबलस्पून जितना डाला, ज़ीरा 1 टीस्पून डाला, हल्दी हमने ½ टीस्पून डाली। फिर हमने इसके अंदर दही को ऐड किया है तकरीबन 1 कप जितनी,
ठीक है। और फिर आखिरी के अंदर हमने इसके ऊपर ब्लैक पेपर पाउडर और गरम मसाला से फाइनल टच। बिल्कुल, ये चार्ट आपके सामने है, यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स, ताकि आप बाद में मज़े से इस अफगानी चिकन को बना सकें। ओके, अच्छा जी, अब हम सर्विंग की तरफ आ जाते हैं। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको सर्व कीजिए। अच्छा, इस पॉइंट पर आकर आप इस पे से ऑयल निकाल सकते हैं। इससे पहले आपने इसमें से ऑयल नहीं निकालना है, वरना आपका जो चिकन है वो सही से फ्राई नहीं होगा और भुनाई आपकी ठीक से नहीं होगी। सही, ठीक है जी। हम इसको यहाँ पर सर्व कर देते हैं। और जो लेमन है वो आप इसके ऊपर स्क्वीज़ भी कर सकते हैं। हम इसमें लेमन स्लाइसेस को डालेंगे। सही, ठीक है जी। ये हम इसको यहाँ से डायरेक्टली डाल देते हैं। क्या बात है मायदा, बेहतरीन, पास हो गई हैं आप फिर से। ये तो आपने टेस्ट करने के बाद बताना है। नहीं, मुझे शक्ल देख के पता चल गया। जो लोग खाना पकाते हैं ना घर में, वो शक्ल देख के बता देते हैं कि किसी ने कैसा खाना बनाया होगा। हम इसको गार्निश करते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत ही प्यारी सी शक्ल। धनिया डालेंगे हम इसको यहाँ पर, ठीक है। हम इसके ऊपर जिंजर डालेंगे, ठीक है। कढ़ाई मेरे ख्याल से जिंजर के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। मज़ा ही नहीं आता है, बिल्कुल। और एक ग्रीन चिली हो और एक जिंजर हो, ऐसा ही है। और अब हम इसके ऊपर लेमन स्लाइसेस को रखेंगे। आप इस टाइम पे स्क्वीज़ भी कर सकते हैं। हम इसके ऊपर लेमन स्लाइसेस डाल रहे हैं। क्या बात है आपकी मायदा, ज़बरदस्त। होप सो आपको ये दिखने में पता चल रहा होगा कि कितनी मज़े की बनी है। आपने अभी अपने किचन में ट्राई करनी है, हमें फीडबैक लाजमी देना है। वो ख़वातीन जो हमें किचन में देख रही हैं वो लाजमी तौर पर इन रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, उनकी तारीफ़ होगी। यकीनन उन्होंने इस तरह चिकन कढ़ाई नहीं बनाई होगी, अफ़गानी चिकन। और ये वैरायटी है, ज़ाहिर है हम कढ़ाई बनाते हैं, कौरमा बनाते हैं और पता नहीं कौन कौन सी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, तो अफ़गानी भी अब आपने ट्राई करनी है और अपना फीडबैक हमें देना है। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल बोल के जायके सेगमेंट, और उसमें आपने कमेंट बॉक्स में जाके अपना फीडबैक हमें देना, हम कंसिडर करेंगे। जो मतलब बेहतर हो सकेगा वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इंशाल्लाह ये सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। कल फिर से डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तो अपना फीडबैक देना लाजमी आपने देना भूलना नहीं है। और इन रेसिपीज़ को ट्राई करने में फिर से कह के जा रही हूँ, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं और आपके इन लॉज भी आपकी तारीफ़ करेंगे ना। मैं चाहती हूँ आपकी तारीफ़ हो। तो मुझे मायदा को इजाज़त दीजिए, वापस चलते हैं मुदस्सिर इकबाल के पास। ये वतन तुम्हारा है तुम पासबां इसके। और ये मेहदी हसन साहब की जब आवाज़ में हम सुनते थे तो बड़ा खूबसूरत। लेकिन आज हमारे साथ खुर्रम इकबाल मौजूद हैं और खुर्रम ने जिस तरह गाया है, बहुत सी चीज़ों में यादें बचपन की वो ताज़ा होगी और बहुत खूबसूरत आपने गाया खुर्रम। थैंक यू, आपको वेलकम करते हैं। दुनिया बोल है में आप आए हैं, रमज़ान मुबारक भी और 23 मार्च भी आज है जी, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं तो यही समझ रहा था टाइटल सॉन्ग है, आप बड़े अच्छे गाते हैं जी, लेकिन आपने तो समाम बांध दी है। मेहदी हसन खान साहब तो ऑल टाइम फेवरेट हैं हमारे। क्या बात है। तो उनके लिए ये कवर करना स्पेशली 23 मार्च के दिन के लिए तो मेरे लिए तो बड़ी ऑनर की बात है ये। और इस तरह की चीज़ें तो बंदा और दिल से गाता है जो कि अपने वतन के लिए हो और अपने इस तरह के लेजेंड्स की गाई हुई चीज़ें। तो नहीं, तो वैसे ओवरऑल बड़ा मुनफरिद था, ज़ाहिर है कलाम भी और जिस तरह आपने इसको गाया है। दूसरा ये जो आपने हेयर कट कराया है उसमें आप इतने चेंज लग रहे हैं, मुझे तो उस हेयर कट में आप ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मेरा ना ओवर द घर की खेती है, दोबारा कटवा लें। मेरा ओवर द पीरियड चेंजेस आते रहे मेरे हेयर स्टाइल में। एक टाइम था मेरे बहुत लंबे बाल थे व्हेन आई वाज इन फ्यूजन। तो वो ये था कि हमारे एक बैंड का सिग्नेचर था कि बाल बड़े ही हम तीनों के होने चाहिए। तो फिर मेरे बाल जो है ना बहुत अच्छे थे, मतलब अभी थोड़े वक्त के साथ साथ क्यों कम नहीं हुए? हम लोगों के तो कम हो रहे हैं। हो जाते हैं ना। तो मेरे बाल ऐसा था कि मुझे लोग रोक के पूछा करते थे कि आप क्या बालों के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये कि फिर मैंने कुछ 4 साल से अभी मैंने बिल्कुल छोटे कर दिए थे, अभी फिर थोड़ा दिल कर रहा है बढ़ाने। तो फिर कैसे रोज़ो शब गुजर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल और क्या प्लान्स हैं? तो रोज़ो शब रोज़ों में ही गुजर रहे हैं। और ईद का ये है कि अभी जाऊंगा फैमिली को विजिट करने। तो
रमज़ान में ये होता है कि आपके पास एम्पल टाइम होता है, आप अपने लिए क्रिएटिविटी का एक वो निकाल सकते हैं ना, इबादत करते हैं और घर पे रहते हैं, यूजुअली लोग काम कम करते हैं, तो उस पर यह है कि आपके पास जो है वो घर पे टाइम ज़्यादा होता है क्रिएटिविटी का, और रोज़ा रख के आप नमाज़ें पढ़ते हैं और कुछ अपना क्रिएटिव काम करते हैं। सही। तो कुछ ईद पे या ईद के बाद कुछ नया कुछ अभी आ भी रहा है? हाँ, कुछ 2 नए गाने मेरे जो हैं वो अच्छा। पाइपलाइन में है, जो एक ईद पे रिलीज़ होगा और ईद के एक जो है बाद में रिलीज़ होगा। कुछ एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक कर रहा हूँ। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल क्या? आई मीन एक पंजाबी गाना है जिसको ड्रिल म्यूज़िक के साथ मैं कर रहा हूँ। अच्छा। जो ड्रिल म्यूज़िक होगा और पंजाबी गाना, और उसमें कोई रैप का पार्ट भी ऐड हो रहा है, वो मैं किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहा हूँ। वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन ये कि वो सरप्राइज है आप लोगों के लिए। सही। तो अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं, जितने भी बच्चे, आप तो खैर अब बड़े हो गए हैं, लेकिन जब आप बच्चे होंगे तो ज़ाहिर है आवाज़ जब खूबसूरत होती है और थोड़ा बहुत शौक भी होता है, तो यकीनन आप नात भी पढ़ते होंगे। बिल्कुल। तो मैं आज सोच रही हूँ कि स्कूल में नाते पढ़ते रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल बिगनिंग से अगर बताऊं तो मैं जब मदरसा में मैं मिनहाजुल कुरान से पढ़ा हूँ, अरबी की तालीम मैंने ली, तो मैं अपने मदरसा में कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ाया करता था। अच्छा। नात पढ़ा करता था और पूरी असम्बली को मैं कंडक्ट करता था। और इसी तरह मैं अपने प्राइमरी स्कूल में भी, फिर सेकेंडरी स्कूल में भी, कि मैं पूरा जो है वो असम्बली को मैं कंडक्ट करता था। अच्छा। यानी कि बचपन से ही माशाल्लाह टीचर्स को भी पता चल गया था कि इस बच्चे के अंदर ना जरासीम मौजूद है, ये गायकी वाले। जैसे जरासीम से लगता है ना ऐसे कोई नेगेटिव और आप अपनी फैमिली में पहले सिंगर है ना? मेरी फैमिली में मेरे ताया जो 91 में उनका इंतकाल हुआ था, तो वो गाया करते थे, तो मेरी फैमिली में मैं ही मिली नगमे भी गाते थे स्कूल में। आपको पता है ना, नात और मिली नगमे 2 चीजें होती थी। मैं मेरे स्कूल में मेरे जो है ना वो नात में फर्स्ट प्राइज होता था पूरे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में। सही। और मिली नगमा साज के साथ और मिली नगमा बगैर साज के, फिर कवाली। अच्छा। और ये 3 से 4 जो है वो कप पहले नंबर के वो हमारे स्कूल के मैं चाह रही हूँ कि बगैर साज के मिली नगमा आपसे सुनूं। बिल्कुल। मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल, कुछ 2 अशार यही वाला मैं चलें, ये बिल्कुल ये मेरा मोस्ट फेवरेट वो है। वेरी वेल डन, बहुत आला और बहुत ज़बरदस्त। और वैसे ये आपके फेवरेट मेहदी हसन साहब ज़्यादा हैं गज़ल के हवाले से? अच्छा, मेरा पर छोटे नोट पर गाना और वो खासा मुश्किल होता है ना। ये ना मुझे डिफरेंट स्टाइल्स में डिफरेंट जो है वो इन्फ्लुएंसेस हैं। लाइक मैंने जब काफ़ी और ठुमरी की गायकी गाता हूँ तो उस्ताद सलामत अली खान साहब मेरे उनके आइडियल होते हैं। फिर गज़ल मेरा बिल्कुल एक अलग से डिफरेंट फेवरेट पार्ट है, तो वो मेहदी हसन खान साहब को मैं फॉलो करता हूँ। फिर इसी तरह से कुछ लोक फोक और गीत गायकी है या कवाली की गायकी है, तो उसमें मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब मेरे फेवरेट हैं। तो मैं जो जॉनरा गाता हूँ ना, तो उसी के अंदर ही मैं डूब जाता हूँ। सही। तो मेरे डिफरेंट वो अच्छा, है। पता है आपको ये आप ये 23 मार्च के हवाले से आपने मिली नगमा ये क्यों गाया था? क्या ज़हन में आया कि मेहदी हसन साहब का ये गाना, क्योंकि आज 23 मार्च है, मैं चाह रहा हूँ तो मिली नगमे के हवाले से बात है, क्यों जहन में क्यों आया ऐसा ख्याल? बेसिकली एक तो मैंने वही बताया कि मेरे फेवरेट मेहदी हसन खान साहब थे, और फिर ये शायरी और ये कॉम्पोजिशन इतनी कोई खूबसूरत है कि बीइंग अ ट्रेंड सिंगर मुझे ये वो था कि ये मेरे लिए चैलेंज होगा कि मैं मेहदी हसन खान साहब का ये। मेरे ख्याल है मुदस्सिर ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या बैठे बैठे अचानक ख्याल आ गया था कि क्यों ना ये करूं? बिल्कुल यही है ना, क्योंकि आप सुनते रहते हैं, चीज़ें आपके जहन में आती रहती हैं, फिर आप टीवी पे देखते हैं तो आपको वो उस चीज़ का एक ग्रो करती है आपके ऊपर कि आप ये करना चाहते हैं, यू फील लाइक डूइंग दैट कि आप इसको कवर करें। अच्छा, हालांकि अभी माशाल्लाह आपने बगैर साज के ये जब हमें सुनाया इतना अच्छा लगा है। आजकल तो इतनी भरमार हो गई है न्यू सिंगर्स की कि जिन्होंने म्यूज़िक के तड़के की, वो कहते हैं ना कि उसके कवर में वो अपनी उस तरह की आवाज़ को और अपने वो झोल को भी वो कवर कर जाते हैं। देखें आजकल के दौर में जो हो रहा है ना, बस ये एक बहुत बड़ी डिबेट है और बड़ा ही कोई डिफरेंट सीन है कि जो हो रहा है। आर्ट तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। अब
आप ऐसे कह रहे हैं कि आप कोई उस्ताद गुलाम अली खान साहब के दौर के हैं। मैं मेंटली वहीं पहुंचा हूँ इस वक्त। तो आप जो है आप भी तो इसी दौर के सिंगर हैं ना, लेकिन पता है क्या, चीज़ें भी तो इसी वक्त ही सब चल इसी वक्त की ही है। लेकिन सोशल मीडिया ने एक्सेस जो है वो इतनी दे दी है ना हर किसी को कि वो उसको किसी चीज़ का कुछ भी नहीं पता ना। अगर गाने का, मैंने बहुत सारे सिंगर्स को मिलता हूँ नए जो चले मुझसे यंग थोड़े से कह सकते हैं, जो अपने 20s में हैं। तो वो जैसे कि उस्ताद चाहत फतेह अली खान हो गए, 20s की आप बात कर रहे हैं। वो तो अपनी जो है ना टीन में है अभी। तो इस तरह से वो मिलते कहते नहीं जी हमने तो कहीं नहीं सीखा, वो कुछ नहीं किया, हम बस ऐसे ही शौक था, गाना बनाया और वो टिकटॉक पे लग गया या इस तरह से हो गया उस तरह से हो गया। तो वो बंदा फिर सोचता है कि यार वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल आना होता था, सीखना होता था। आपको पता है कि पीटीवी पे ऑडिशंस दिए जाते थे, बड़े बड़े सिंगर्स जाके ऑडिशन देते थे, 2.5 साल लोग बेचारे गेट पे रुलते रहते थे। और मतलब मैं ये नहीं कहता कि इसी तरह रुलाना ही चाहिए, लेकिन वो फिल्ट्रेशन का एक वो होता था कि आपको जो आपने जो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है किसी चीज़ को, तो वो उस लेवल की चीज़ तो हो ना। तो अभी तो पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि क्राइटेरिया ख़त्म हो गया है किसी भी चीज़। सही बात है। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताइएगा कि हम तो खैर यहाँ पर मौजूद हैं और अपने मुल्क में होते हुए हम इस 23 मार्च के इवेंट को सेलिब्रेट भी करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि हर शहर में ही तकरीबात हो रही होती हैं। मैंने ये देखा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन इवेंट्स को वहाँ रहते हुए बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। कभी इत्तेफाक हुआ है किसी खास ऐसे मौके पे वहाँ जाने का और देखने का? मेरा जो टूर हुआ करता था यूएस का, उसमें मोस्टली ये जो होते हैं ना पाकिस्तान डे, हम यूएस में ही मनाया करते थे 14 अगस्त और इस तरह से 23 मार्च। तो हमारे जो मुझे याद है कि लॉस एंजलिस के करीब एक शहर है बिल्कुल थोड़ा सा दूर, वो सैन पीड्रो, वहाँ पर पाकिस्तान डे पे मैंने परफॉर्म किया था। तो वहाँ पर 12,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी थे जो कि उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। और मैंने मेरी वीडियो उस पर होगी फेसबुक पे और यूट्यूब पे, मैं पाकिस्तान का झंडा पकड़ के, तो ये मैं मिली नगमा पढ़ रहा था। अच्छा। पाकिस्तान का झंडा मैंने उठाया हुआ है और तकरीबन 12 से 15,000 लोगों का क्राउड था और मे बी मोर देन दैट। तो वहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इस तरह मैंने बहुत सारे अलग ही फील होती है। हाँ, वहाँ पर ज़्यादा आपके वो इमोशंस एक्टिव हुए होते हैं, अपने मुल्क को आप मिस कर रहे होते हैं। 14 अगस्त में सारा दिन छुट्टी भी मना रहा हो ना, लेकिन बाहर हो तो वैसे ही निकलता है ज़्यादा पाकिस्तानी, जहाँ पर आपकी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हुए होते हैं। तो इस तरह से बहुत, और आप जैसे वैसे भी जो सिंगर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी थोड़ी सी जिम्मेदारी वो अंदर और बढ़ जाती है कि यार अगर मुझे कोई कह रहा है या मैं हूँ तो नज़र भी आना चाहिए कि ये इस तरह से है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन अभी अगर हम बात करें, आप बात करें तो जैसे रुझान हमने ये देखा कि नए मिली नगमे उस तरह से बहुत कम बने जो हमने 90s के दौर में देखे। हाँ, वो एक बड़ी खेप थी, बहुत ज़्यादा। तकरीबन एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जो है वो आ रहा होता था कोई ना कोई नया नगमा। अब वो रुझान क्यों आप समझते कम है? थोड़ा कम हो गया है। आई मीन देखें, वो शायरी का एक वो हुआ करता था, कैलिबर हुआ करता था। आप अभी की शायरी भी देखें ना तो आपको वो नहीं समझ आएगी कि जो इस तरह के गाने हिट हो रहे हैं, या स्पॉटिफाई पे देखें, बहुत आपको नाम भी नहीं पता होगा सिंगर्स का, लेकिन वो स्पॉटिफाई पे मिलियंस में उनके व्यूज़ जा रहे होंगे। तो वो उस लेवल की शायरी होती थी पहले। फिर उसको एक जो है वो प्रॉपर कंपोजर्स कंपोज किया करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद किसी सिंगर को देखा जाता था कि इसको अब कौन गा सकता है। हाँ, वो उस हिसाब से नहीं, लेकिन कौन चीज़ और भी, अब लिखने वाले भी नहीं है वैसा। तभी वजह है कि अब नए सिंगर्स जो हैं वो अपने पुराने गानों को दोबारा से कर रहे हैं, रीडू कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अभी अब देखें ना, वो अहमद जाज़ेब का गाना कितना हिट हो रहा है, तेरा मेरा प्यार, उन्होंने पता नहीं कब गाया था, लेकिन अब वो इतना उनका लिखा अच्छा हुआ है, बिल्कुल लोग उसको पसंद कर रहे हैं। शायरी की बड़ी बात होती है, शायरी की लाइन पहले क्लिक करती है, उसके बाद कॉम्पोजिशन बनती है, फिर जाके उसका म्यूज़िक बनता है। तो शायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी शायद कोई लोग अगर लिख रहे हो तो वो अच्छी जगहों पे अप्रोच करें और उसको दें। सही, बिल्कुल। अच्छा, वक्त की भी कमी हो रही है, रमज़ान मुबारक भी है, जैसे आप कह रहे थे कि रमज़ान मुबारक के आवाज़ अच्छी है, नातें आप बचपन से ही पढ़ते आए, तो कसीदा बुर्दा शरीफ आपने बड़ा ज़बरदस्त, तो मैं चाहूँगा कि 2 वहाँ शार हों तो रमज़ान मुबारक की मुनासबत से। तो नाज़रीन, खुर्रम का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और हमें भी इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।